आज का टॉपिक डीएनए की संरचना तथा उसके प्रकार पर है। हम पहले की वीडियो में डीएनए की केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ चुके हैं और ब्रीफ में हमने इसकी स्ट्रक्चर को भी देखा था। अब हम आज के इस लेक्चर में इसकी संरचना के साथ साथ इसके प्रकारों पर भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएनए की मुख्य घटक क्या है और उसकी संरचना क्या है। ये हम जानते हैं कि डीएनए जो है वो किससे बना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, यानी कि कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के डीएनए को बनाते हैं, एक लंबी चेन बनाते हैं। और डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, इसमें 2 चेन होती है और एंटी पैरेलल होती है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड की चर्चा हमने पहले की थी और हमने उसमें 2 टाइप देखे थे, मोनोमर एंड पॉलीमर। तो हम न्यूक्लियोटाइड की जब बात करते हैं तो वो एक मोनोमर होता है और उसके 3 मुख्य पार्ट होते हैं, जिसमें एक शुगर होती है जिसमें डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और तीसरा जो है वो है नाइट्रोजन बेस होता है। ये तीनों जब मिलते हैं तब ये न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। अब इसमें यदि हम बात करें, हमने ये पहले चर्चा कर चुके हैं लेकिन फिर भी हम इसको ब्रीफ में देखना चाह रहे हैं कि इसमें नाइट्रोजन बेसिस जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। हालांकि इसकी 2 मुख्य कैटेगरी है, जैसा कि हम यहाँ ऊपर देख रहे हैं, एक तो प्यूरिन और दूसरा पायरीमिडीन। प्यूरिन में हमने एडिनिन और ग्वेनिन देखा है और पायरीमिडीन में हम साइटोसिन की बात करते हैं और थायमिन की बात करते हैं। तो आरएनए और डीएनए का डिफरेंस हम देख चुके हैं कि आरएनए के अंदर थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। तो यहाँ पर जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो यहाँ ये फॉस्फेट ग्रुप भी ये तो बीच में शुगर है, ठीक है, और शुगर के पास में साथ में यहाँ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है। तो शुगर और नाइट्रोजन बेस जो होते हैं ये दोनों जब जुड़े रहते हैं तो ये न्यूक्लियोसाइड होता है, लेकिन जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है इसके साथ में तो ये न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर में 4 बेसेस जो है, जिसमें एडिनिन है, ग्वेनिन है, साइटोसिन है और थायमिन की हम बात करते हैं। और अब हम जो मुख्य रूप से डीएनए की स्ट्रक्चर पर चर्चा करने वाले हैं और हम ये देखने वाले हैं कि डीएनए की स्ट्रक्चर का सबसे पहले जो मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। अब वाटसन क्रिक के इस मॉडल में जो मुख्य बातें हैं उसमें अब हमें ये देखना है कि 1953 में जब ये मॉडल दिया गया तो उस समय तक जो वाटसन क्रिक ने करेक्टर जो इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी डीएनए की, तो उससे पहले उसमें कौन कौन सी उससे रिलेटेड डिस्कवरी हो चुकी थी, जिसमें सबसे मुख्य जो है वो है चारगाफ का रूल। तो चारगाफ रूल के बारे में हम जानते हैं कि एरविन चारगाफ ने ये डिस्कवर किया था कि प्यूरिन जितने होते हैं डीएनए में उसी के बराबर उसमें पायरीमिडीन पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि प्यूरिन इज इक्वल टू पायरीमिडीन, ठीक है, और हम प्यूरिन में एडेनिन ग्वेनिन देख रहे हैं और पायरीमिडीन में हम थायमिन और साइटोसिन की बात करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है और ग्वेनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे इनके बीच में 3 बॉन्ड है और ये डायग्राम हम चारगाफ का बताएं तो चारगाफ ने इस रूल को समझाया था और उनका ये कहना था कि कोई सा भी डीएनए का सैंपल हो, लेकिन उस सैंपल में यदि ग्वेनिन की जितनी परसेंटेज होती है उतनी ही परसेंटेज जो है वो साइटोसिन की होती है, लगभग बराबर होते हैं, और यही सेम कंडीशन जो है एडेनिन और थायमिन की होती है। तो अब चारगाफ के रूल के अकॉर्डिंग ये तो हो गया कि जितनी एडेनिन है उतनी ही थायमिन होगी और जितनी साइटोसिन है और उतनी ही ग्वेनिन होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझनी है कि ये दोनों, लेकिन चारगाफ ने ये भी कहा था कि एडेनिन प्लस थायमिन, ठीक है, और साइटोसिन प्लस ग्वेनिन ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो ये हमें ध्यान रखना है इस चीज़ को। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं अलग अलग फॉर्म में, ये कभी इक्वल नहीं हो सकते।
अब दूसरी बड़ी जो डिस्कवरी थी वो सबसे इम्पोर्टेंट थी, वो थी कि डीएनए का डायमीटर जो वाटसन क्रिक ने बताया था वो 2 नैनोमीटर का बताया था, लेकिन एक्चुअल में इसकी डिस्कवरी किसने की थी? ये एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा रोजालिंड फ्रैंकलिन ने ये बताया था सबसे पहले डीएनए की स्ट्रक्चर और उसके डायमीटर के बारे में, जिसका डायग्राम हम यहाँ देख रहे हैं। ये जो एक्सरे का डिफ्रैक्शन, यहाँ डायमीटर डीएनए का बताया था, और इन्होंने ये कहा था कि डीएनए की का जो व्यास होता है वो 2 nm होता है। और यही जो मेन इसका जो पॉइंट है वाटसन क्रिक ने उठाया था। तो रोजालिंड फ्रैंकलिन को बाद में इनके साथ में नोबेल प्राइज में सम्मिलित किया गया था, क्योंकि वाटसन क्रिक ने नोबेल प्राइज दिया था 1953 में, और वाटसन क्रिक ने डीएनए की स्ट्रक्चर दी थी 1953 में, और नोबेल प्राइज मिला था इनको 1962 में। अब जो ये डबल हेलिक्स डीएनए की जो स्ट्रक्चर दी वाटसन क्रिक ने, इससे पहले भी इन्होंने इससे पहले एक मॉडल आया था जॉन पॉलिंग के द्वारा, बॉलिस्टिक मॉडल, जो कि अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर को इन्होंने बताया था। उसी से ही ये प्रेरित होते हुए इन्होंने तुरंत डीएनए के मॉडल को इन्होंने बना दिया। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। तो यहाँ पर जो क्लूज़ मिले थे इनको, वो एक रोजालिंड फ्रैंकलिन का पैटर्न आया था, और उसके साथ साथ चारगाफ का रूल भी आ गया। हाँ, ये सब इन्होंने ले करके उसके बेसिस पे वाटसन क्रिक ने ये मॉडल बनाया, और ये डायग्राम हम कई बुक्स में देखते हैं जिसमें वाटसन और क्रिक दिखाई दे रहे हैं, और ये डीएनए की स्ट्रक्चर को इन्होंने बताया। और ये जो डबल हेलिक्स डीएनए दिया था, इनका ये कहना था कि डीएनए की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, और दोनों ही विपरीत दिशा में होते हैं और एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस से मिलके बने होते हैं, और ये आपस में पेयरिंग करके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, पेयरिंग होती है, और ये डबल हेलिक्स डीएनए बनाते हैं। तो यहाँ पर डबल हेलिक्स जो डीएनए की स्ट्रक्चर जो बताई थी, जिसमें उन्होंने कुछ इस प्रकार से बताया कि मेन जो बैकबोन होती है, रीढ़ की जो हड्डी है, वो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहलाती है। ये बैकबोन है मेन जो है वो डीएनए की, ये बैकबोन होती है। ठीक है, ये शर्करा, और जिसमें हमने पहले स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि 3 एंड पर तीसरे नंबर के कार्बन से अगला जो 5वें नंबर का कार्बन न्यूक्लियोटाइड का होता है, इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते हैं। अब वाटसन क्रिक की सबसे बड़ी जो इनकी तरफ से 2 पॉइंट दिया गया था कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंटी पैरेलल चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक बॉन्डिंग होती है, और जिसके द्वारा दोनों जो स्ट्रैंड है वो जुड़े रहते हैं। और इस डायग्राम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि वाटसन क्रिक ने क्या मॉडल दिया था। कई मुख्य इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले इसका डायमीटर, यानी कि ऊपर की तरफ यदि हम देखें, ये डायमीटर चौड़ाई है, व्यास है इसका, ये 2 नैनोमीटर का है। आप यदि एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करोगे तो फिर ये 20 एंगस्ट्रम हो जाएगा, 2 नैनोमीटर जो 20 एंगस्ट्रम हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा इसको जो बात कर रहे हैं वो कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक हेलिक्स जब कंप्लीट होती है, तो यहाँ से लेकर के जब ये हेलिक्स कंप्लीट हो रही है यहाँ तक, इस बीच में ये इसकी जो लेंथ है वो है 3.4 नैनोमीटर। ठीक है ना, ये लेंथ है 3.4 नैनोमीटर, एक कंप्लीट हेलिक्स होती है। और इस हेलिक्स में टोटल बेस पेयर जो है वो है 10। तो यहाँ हम डायग्राम में इधर देख सकते हैं, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, कि एक टर्न जो पूरा होता है, जो हमने यहाँ से देख रहे हैं, ये टर्न जो पूरा हो रहा है, ये टर्न है 3.4 नैनोमीटर, और इस टर्न में लगभग 10 बेस पेयर आते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो बेस पेयर, 2 बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये होती है कितनी हो जाएगी, 0.34 नैनोमीटर। ये इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं 0.34 नैनोमीटर। अब ये जो साथ साथ में इन्होंने चारगाफ के रूल का बता ही दिया कि पेयरिंग होती है, ये दोनों एंटी पैरेलल है, एक जो है वो 3 to 5 डायरेक्शन में, दूसरी यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल होती है। आपस में बॉन्डिंग एडिनिन और थायमिन, ग्वेनिन और साइटोसिन बॉन्डिंग करते हैं, दोनों की पेयरिंग भी बता दी। तो यहाँ पर 2 चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो है यहाँ पे कि इन्होंने ग्रूव्स बताई थी। एक यहाँ पे हम देख सकते हैं ये माइनर ग्रूव्स है, और एक है इसकी मेजर ग्रूव्स है।
छोटी खांच और बड़ी खांच। तो एक हम ओवरऑल यदि देखें तो वाटसन क्रिक के मॉडल में दोनों ही जो स्ट्रैंड जा रहे हैं, ये दोनों स्ट्रैंड जो पास पास जा रहे हैं और ये राइट हैंडेड कोइलिंग है इसमें। ये एक तरह से एक स्ट्रक्चर जो है वो अभी हम पढ़ते हैं प्रारूप में, तो बी टाइप का डीएनए होता है। तो ये स्ट्रक्चर वाटसन क्रिक के द्वारा दी गई और इन्होंने बेस पेयरिंग जो दी, उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो बेस पेयरिंग से जुड़ी रहती है, और यही बेस पेयरिंग का जो कंसेप्ट है वो वाटसन क्रिक की तरफ से दिया गया। अब हम इस चैप्टर का अगला जो पार्ट है वो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कंपैरिजन भी पूछा जाता है उसके बी पार्ट में पेपर में, और ये है टाइप्स ऑफ डीएनए कि डीएनए के प्रकार। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार है। पहला है बी फॉर्म। बी फॉर्म डीएनए का वह प्रकार है जो सबसे कॉमन है डीएनए के सेल्स में। जितनी भी जो लिविंग सेल्स पाई जाती है उसमें सामान्यतः केंद्रक में बी टाइप का डीएनए पाया जाता है। इसमें सिंपल सा है, राइट हैंडेड हेलिक्स होती है, हर टर्न में 3.4 नैनोमीटर का गैप होता है, और इसमें 10 बेस पेयर होते हैं। ये सेम वही स्ट्रक्चर है जो वाटसन क्रिक ने दी थी, और इसमें 2 ग्रूव्स होती है, मेजर एंड माइनर। मेजर जो होती है जो जिसमें बेस पेयरिंग जो है बेसिस आसानी से उसमें रहते हैं, और माइनर जो होती है वो पुअर एक्सेस होती है। और मेजर ग्रुप जो होती है चूँकि वहाँ पर काफ़ी स्पेस होता है, तो जितने भी हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो आसानी से वहाँ पर अटैच्ड हो जाते हैं, क्योंकि दोनों की डीएनए की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, और हिस्टोन जो होते हैं उसमें मुख्य रूप से आर्जिनिन और लाइसिन होने की वजह से उसमें क्षारीय प्रकृति होती है, तो दोनों आपस में टाइटली बाउंड हो जाते हैं। तो हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है उसमें डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के टाइटली बाउंड होकर के क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं। यहाँ बी डीएनए की स्ट्रक्चर आप देखिए, ये राइट हैंडेड कोइलिंग है। यदि हम यहाँ से देखेंगे तो ये यूँ घूम रही है, ठीक है ना। यदि हम इसको थोड़ा सा पेन से देखें तो देखिए अब ये राइट हैंड, यहाँ एक्सिस है लेकिन ये राइट हैंडेड कोइलिंग है, राइट हैंडेड यूँ घूम रही है। और यहाँ पर मेजर और माइनर ग्रूव जो है वो आप देख सकते हैं आसानी से, ये माइनर यानी छोटी ग्रूव और मेजर यानी बड़ी ग्रूव है। तो सेम बी डीएनए टाइप की स्ट्रक्चर है, इसमें हम ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे। दूसरा जो टाइप है वो है ए डीएनए टाइप, और ए डीएनए का जो टाइप है इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे भी राइट हैंडेड कोइलिंग होती है। यह डीएनए जो है मोस्ट कॉमन नहीं होता, बहुत कम पाया जाता है, लेकिन ऐसा जो स्ट्रक्चर होती है आरएनए के अंदर बहुत कॉमन होती है ये, है ना। राइट हैंडेड हेलिक्स होती है, और एक टर्न पे 11 बेस पेयर होते हैं, जहाँ बी में 10 होते हैं यहाँ पर 11 होते हैं। तो दोनों स्ट्रैंड होती है जो लगभग बराबर इसमें ग्रूव्स होती है। ऐसा नहीं है मेजर और माइनर का इतना नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ज़रूर आता है कि मेजर होती है बहुत डीप होती है और नेरो होती है, और माइनर जो होती है वेरी शेलो एंड वाइड होती है। तो यहाँ पर बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए का जो है वो देखा जा सकता है, और यहाँ स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है। डायमीटर इसका 20 एंगस्ट्रॉम यानी कि वही 2 नैनोमीटर का होता है, और वही बैकबोन पेयरिंग सेम होती है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन ये कॉमनली डीएनए नहीं होता है। अब जो तीसरा है वो इम्पोर्टेंट टाइप है, वो है जेड डीएनए। जेड डीएनए जो होता है ये बी डीएनए का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि लेफ्ट हैंडेड कोइलिंग होता है। यदि आप इसको देखोगे तो इसकी कोइलिंग लेफ्ट हैंडेड होगी, और बहुत ही एक्सटेंडेड होता है, और यहाँ पर जीसी रिच रीजन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ग्वेनिन और साइटोसिन का जो है वो बहुत ज़्यादा कंटेंट पाया जाता है। इसको जिगजेड डीएनए भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बैकबोन जो होती है, आप इस डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो इसकी बैकबोन मेन जो बैकबोन है वो जिगजेड टाइप की होती है, इसलिए ये जिगजेड डीएनए कहलाता है, जेड डीएनए कहलाता है। ये देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए। दूसरा ये है कि इसमें बी से जेड ट्रांजिशन जो होता है डीएनए मॉलिक्यूल का, तो ये इसका मुख्य रोल जो होता है वो जीन रेगुलेशन में होता है। और यहाँ यदि हम बात करते हैं जेड डीएनए की, तो जेड डीएनए जो है वो उसमें डायमीटर 1.8 नैनोमीटर और लेफ्ट हैंडेड और बहुत ही थिन होता है। तो ये 3 टाइप जो है वो डीएनए के थे, और हमने इसकी फॉर्म्स को भी देखा, इसके स्ट्रक्चर को भी देखा है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम बात करेंगे इसमें डीएनए के
साथ साथ दूसरे न्यूक्लिक एसिड के बारे में।